बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निफ्रिटिक सिंड्रोम हमने आज पढ़ना है हमारे पास। तो इससे हमें सबसे पहले जो ये जो वर्ड है ना, इसको जब हम देखते हैं तो हमारे पास एंड पे क्या आता है, हमारे पास आइटस आ रहा है, आइटिक। तो जब भी हमारे पास कोई भी डिजीज होती है जिसके एंड पे ITIS ITIC, तो ये मतलब होता है कि हमारे पास इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी। तो मेन डिफरेंस जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड वो ये है कि हमारे पास ये जो कंडीशन होती है ये इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम है हमारे पास। ठीक है, वो जो था वो आपके पास डिस्ट्रक्टिव सिंड्रोम था। इसके बाद हमारे पास नेफ्रिटिक सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमें ट्राइएड मिलता है वो कुछ इस तरह से हमारे पास। सबसे पहले इसमें क्या मिलता है हमारे पास, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, एजोटीमिया, एजोटीमिया एंड हीमाचूरिया, हीमाचूरिया। ठीक है, तो क्लिनिकल सिम्टम्स जब हम देखते हैं तो हमें ये प्रोमिनेंट तीन सिम्टम इसमें मिलते हैं। हाइपरटेंशन मिलेगी, हीमाचूरिया मिलेगा और एजोटीमिया। वाई एजोटीमिया? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इन द ब्लड। ठीक है, जब आपके पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपके पास हम उसको कहते हैं एजोटीमिया। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास ये पिक्चर जो होती है ये क्यों होती है, मेनली क्या होता है हमारे पास। तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम में मेनली हमारे पास ये जो बोमेन कैप्सूल मैंने बनाया हुआ यहाँ पे ये देख सकते हैं आपको। तो मेनली आपके पास ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, बोमेन कैप्सूल, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक हो गया, ये आपके पास जो बोमेन कैप्सूल है उसकी डिस्ट्रक्शन होगी। डिस्ट्रक्शन उसकी इन्फ्लामेटरी डिस्ट्रक्शन होती है। इन्फ्लामेटरी डिस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली इसमें हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आपके पास पिक्चर है कि ये आपके पास है कैपलरीज। ठीक है, कैपलरीज आपके पास बोमेन स्पेस में आती हैं। बोमेन स्पेस में आपके पास यहाँ पे बंडल ऑफ कैपलरीज होती हैं। ठीक है, और बंडल ऑफ कैपलरीज के नीचे हमारे पास स्पेसिफिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और पोडोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन बैरियर। वहां पे जो कैपलरीज थी उसको, उनमें से एक कैपलरीज को यहाँ पे विजुलाइज किया गया है। हमारे पास ये जो कैपलरी है इसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारे पास यहाँ पे एंडोथीलियल सेल पड़े हुए हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और एंडोथीलियल सेल के अलावा हमारे पास कैपलरी का जब आपके पास मार्जिन एंड हो गया तो नेक्स्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिलो द कैपलरीज। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, ये जो पड़े हुए हैं आपके पास एपिथेलियल सेल, और इनको पोडोसाइट्स कहा जाते हैं। और ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर मिलके हमारे पास फिल्ट्रेशन बैरियर बनाते हैं, जो कि हमारे पास जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट के फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और मोस्ट कॉमनली रेड ब्लड सेल एंड प्लस हमारे पास अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो ये दोनों के दोनों आपके पास जो सब्सटेंसेस होते हैं ये यहां से फिल्टर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन बैरियर मेनली इनको यहां से फिल्टर नहीं होने देता। अब नेफ्रिटिक सिंड्रोम में होगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास यहाँ पे ये जो एंडोथीलियल सेल है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी। ये जो आपके पास एरिया है यहाँ से डिस्ट्रक्शन होगी। इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन भी अगर होगी तो आपके पास यहाँ पे होगी। ठीक हो गया, अगर यहाँ पे होगी तो ये जो एरिया है हमारे पास वो लिंक है ब्लड के साथ, क्योंकि कैपिलरीज में ब्लड होता है। तो अगर ब्लड के साथ लिंक है तो ब्लड में हमारे पास, आप लोगों को पता है कि ब्लड में क्या होता है, ब्लड में हमारे पास इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स। ठीक है, तो अगर इम्यून सेल्स ब्लड में होते हैं तो हमारे पास अगर यहां से कोई चीज इसको इरिटेट करेगी तो फौरी तौर पे इम्यून सेल्स आके रिस्पॉन्स करेंगे। तो इसी वजह से जो नेफ्रिटिक सिंड्रोम होता है वो आपके पास इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम होता है कि जिसमें आपके पास इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, नेफ्रोटिक में हमारे पास ये नहीं था। कल वाला जो लेक्चर था हमने उसमें एक्सप्लेन किया डिटेल से, तो मेन आपके पास ये बात हमने डिस्कस कर ली। अब जब यहां से आपके पास ये जो एंडोथीलियल सेल आपके पास डैमेज होंगे, इम्यून सेल्स आएगा, तो आपके पास हाइपर सेलुलैरिटी हो जाएगी। हाइपर सेलुलैरिटी का क्या मतलब है कि यहाँ पे बहुत से सेल आ जाएंगे। हाइपर सेलुलैरिटी, हाइपर सेलुलैरिटी। ठीक है, हाइपर सेलुलैरिटी, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में मोनोसाइट्स भी आ जाएंगे जो कि मैक्रोफेजेस होते हैं। इसके अलावा आपके पास किडनी में स्पेसिफिक सेल होते हैं जिसको बोलते हैं मेसेंजियल सेल्स। मेसेंजियल सेल्स दीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आके आपके पास इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को शो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जब ये सारे आएंगे तो फिल्ट्रेशन बैरियर की डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। जब डिस्ट्रप्शन हो जाएगी तो डिस्ट्रप्शन कुछ इस तरह से होती है कि ये जो बैरियर होता है वो आपके पास स्पेसिफिक नहीं रहता फॉर द आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ द प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल। तो जब ये आपके पास खराब होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो रेड ब्लड सेल और प्रोटीन्स जो थी वो सारी की सारी आपके पास क्या होंगी, फिल्टर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास जो GFR होता है, ग्लो मेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होता है,
वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है और प्रोटीन है वो इजीली पास होते रहते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास डिस्ट्रक्शन का जो पैटर्न होता है ना वो कुछ इस तरह से फॉलो किया जाता है, ठीक हो गया। तो इसके नतीजे में ये जो हमारे पास पैथोजेंसिस का जो पैटर्न है, इसके नतीजे में हम देखेंगे नेक्स्ट के हमें क्या देखने को मिलता है फर्दर। तो ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ कि फिल्ट्रेशन बैरियर जो था ना, फिल्ट्रेशन बैरियर आपके पास डिस्ट्रॉय, जब वो डिस्ट्रॉय हुआ तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा कि प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया प्रोटीन जो होंगी वो आपके पास यूरिन में आना शुरू हो जाएंगी, और फिल्ट्रेशन बैरियर की डिसरप्शन होने की वजह से आपके पास रेड ब्लड सेल जो होंगे वो भी आपके पास यूरिन में आना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं हीमाचूरिया, हीमाचूरिया, ठीक है। ये दो कंडीशन सबसे पहले देखने को मिलेंगी। और ये जो होते हैं आपके पास डिसमॉर्फिक शेप के होते हैं, डिसमॉर्फिक, ठीक है। मैं बताता हूँ कि किस शेप के होते हैं। अगर आपके पास फिल्ट्रेशन बैरियर डिस्ट्रॉय हुआ है तो प्रोटीन यूरिया हुआ और रेड ब्लड सेल आपके पास यूरिन में आना शुरू हो गए, हीमाचूरिया। और इसके अलावा नेक्स्ट ये होगा कि डिक्रीज जीएफआर, जीएफआर जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। जब जीएफआर कम होगा तो जीएफआर कम होने के नतीजे में हमने पहली बात पढ़ी थी कि हमारे पास क्या होगा, बॉडी में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होगा दूसरे नंबर पे, ओलिग यूरिया। ओलिग यूरिया का क्या मतलब है कि नॉर्मल जो पेशेंट यूरिन करता था वो उतना नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास जीएफआर कम है। तो ये दोनों कंडीशन देखने को हमें मिलेंगी, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जब जीएफआर कम होता है ना, तो जीएफआर कम हो गया लेकिन आपके पास जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये क्यों बढ़ता है मैं बताता हूँ आपको। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेनली बढ़ेगा बोमेन कैप्सूल में। हमारे पास यहाँ पे अगर फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ बैरियर डिसरप्ट हुआ है कि प्रोटीन और ब्लड निकलना शुरू हो गया, ठीक हो गया, लेकिन आपके पास बाकी जीएफआर जो था वो कम था, तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। आगे आपके पास बाकी इलेक्ट्रोलाइट, आपके पास वाटर, वो सारा कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो वो प्रेशर जो होगा वो बैक फ्लो करेगा। जब वो बैक फ्लो करेगा, हमारे पास पहले बोमेन कैप्सूल में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, फिर हमारे पास एफरंट आर्ट्रियोल्स में, इफरंट आर्ट्रियोल्स में तो आपके पास क्या होता है कि जो सारे का सारा जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसके नतीजे में जो पेशेंट होता है वो प्रेजेंट करता है हमारे पास हाइपरटेंशन के साथ, हाइपरटेंशन, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ओके। और इसी के नतीजे में हमारे पास अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा है और प्रोटीन यूरिया अगर आपके पास है, तो प्रोटीन यूरिया आपके पास हो रहा है, तो एल्ब्यूमिन अगर बॉडी से डिक्रीज हो रही है, एल्ब्यूमिन, क्योंकि प्रोटीन आपके पास यूरिन में जा रही है, तो एल्ब्यूमिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनकोटिक प्रेशर। और ऑनकोटिक प्रेशर अगर आपके पास डिक्रीज होगा तो पेशेंट जो होगा वो किसके साथ हमें मिलेगा, अडीमा के साथ, अडीमा, ठीक है। दो चीजें, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाइपरटेंशन भी काज करती है और आपके पास अडीमा भी काज करती है। तो इस तरह का कुछ हमारे पास पैटर्न जो होता है ना वो मिलता है। अगर कोई पेशेंट नेफ्रिटिक सिंड्रोम का है तो उसमें हमारे पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, ओलिग यूरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, अडीमा भी होगा उसको, और अडीमा के साथ साथ हमारे पास हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा। और रेड ब्लड सेल जो होंगे वो उसके यूरिन में आएंगे, डिसमॉर्फिक, ठीक है। अकेंथोसाइसिस, थाइसिस इसको कहा जाता है, अकेंथोसाइट्स, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो रेड ब्लड सेल होते हैं जिनके ऊपर हमारे पास ये देखें आप प्रोजेक्शंस हैं, स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शन बनी हुई है ना, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो आपके पास, दीज आर द अकेंथोसाइट्स, ठीक हो गया। तो अकेंथोसाइट सेल जो होंगे वो हमें मिलेंगे यूरिन में। ये क्यों मिलते हैं, क्योंकि आपके पास जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर डिसरप्ट होता है तो वहां से जब आपके पास फोर्सफुली रेड ब्लड सेल गुजरते हैं तो वो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो पिक्चर है इस पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास क्या आगे आ रहे हैं, ये रेड ब्लड सेल जो हैं वो हमें नेक्स्ट, आपके पास ये जो रेड ब्लड सेल हैं वो इजीली फिल्टर होकर हमारे पास आगे आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पास आएंगे यूरिन में, और जो यूरिन होगा पेशेंट का वो रेड ब्लड सेल से बड़ा भरा हुआ होगा, तो इसको हम बोलेंगे हीमाचूरिया, ठीक है। और ये आपके पास पैटर्न होता है। एक फर्दर नेक्स्ट बात ये है कि प्रोटीन यूरिया की हमने बात की, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन यूरिया हमें मिलता है वो सब नेफ्रोटिक रेंज का मिलता है, सब नेफ्रोटिक रेंज। तो सब नेफ्रोटिक रेंज हमारे पास क्या होगी कि लेस देन 3.5 ग्राम पर डे, ठीक है। और आपके पास जो नेफ्रोटिक रेंज होती है ना वो होती है मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। तो अगर 3.5 ग्राम से कम हमारे पास यूरिन, यूरिन में प्रोटीन है, सब नेफ्रोटिक है, लेस देन 3.5 ग्राम, तो ये आपके पास होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की मेजरमेंट में आ जाता है हमारे पास। अगर आपके पास ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ रहा है तो पेशेंट जो होगा वो किस तरह से प्रेजेंट करेगा, फैटीग, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, ठीक है। तो ये हमारे पास थी कॉमन सिम्टम्स जो देखने को मिलती हैं हमारे पास नेफ्रिटिक सिंड्रोम की।
पेशेंट में। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है हमारे पास कि कौन कौन सी जो डिजीज है वो इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे पास, तो इसका एक निमोनिक है, आपने याद रखना है, रैपिड एम से, RAPID और एंड पे एम, ठीक है। ये आपके पास सारी की सारी नेफ्रिटिक सिंड्रोम की जो डिजीज है उनको आपके पास इन्वॉल्व करेगा। रैपिड आर से हमारे पास क्या आएगा, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, RPGN। ए से हमारे पास क्या आएगा, एलपोर्ट सिंड्रोम, एलपोर्ट सिंड्रोम। एंड फर्दर हमारे पास पी से क्या आएगा, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, PSG। आई से आपके पास IgA नेफ्रोपैथी। फर्दर हमारे पास डी से क्या आएगा, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एंड आपके पास एम से आएगा मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी की सारी जो डिजीजेज हैं वो नेफ्रेटिक सिंड्रोम की होती हैं, लेकिन इनमें से अगर हम ये दो की बात करें, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड फर्दर हमारे पास मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दीज आर कॉमन इन द नेफ्रोटिक एंड नेफ्रेटिक, ये दोनों में आता है। ये हमारे पास नेफ्रेटिक सिंड्रोम में भी इन्वॉल्व है और हमारे पास जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उनमें भी ये आपके पास जो डिजीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक हो गया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं और नेफ्रिटिक के भी मिल सकते हैं, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है हमारे पास जो डिजीज है वो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। नेफ्राइटिस का मतलब है कि तो हमारे पास क्या है, इन्फ्लामेशन हो रही है। तो ये जो डिजीज होती है इसकी अगर हम काज की बात करें तो स्टेप्टोकोकस, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जो कि किस क्लास से रिलेट करता है हमारे पास, ग्रुप ए हीमोलिटिक, ग्रुप ए हीमोलिटिक स्टेप्टोकोकस, ठीक है। तो इसी के नाम से हमें पता चल रहा है हमारे पास पी, ठीक है, और यहाँ पे एस, तो इससे आपके पास पी से ये इन्वॉल्व करता है फेरेंस को, फेरेंजाइटिस करवाता है, फेरेंजाइटिस, ठीक है। और ऐसे हमारे पास क्या करता है, ये स्किन को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन हमारे पास क्या होती है इसकी, ये दो अर्ली आपके पास अगर हम कहें ना कि ये जब आएगा तो बॉडी में इंफेक्शन काज करवाएगा, तो सबसे पहले ये फेरेंजाइटिस करवाता है या कोई स्किन का इंफेक्शन करवाता है, ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास कोई इंफेक्शन हुआ, ग्रुप ए हीमोलिटिक आपके पास जो बैक्टीरिया था स्टेप्टोकोकस, इसके फर्दर हमारे पास आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स जो था पेशेंट में हमारे पास क्या हुआ, नेफ्रिटिक सिंड्रोम अपीयर होना शुरू हो गया। नेफ्रिटिक सिंड्रोम की कौन कौन से हमारे पास, हीमाचूरिया, ओलिग्यूरिया, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास हाइपरटेंशन, अडीमा, ठीक है। तो अगर और क्लिनिकल सिनेरियो की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हम नेफ्रिटिक सिंड्रोम में देखें ना, इसके जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है मोस्ट कॉमनली, इसमें हमें देखने को मिलेगा डार्क यूरिन, डार्क यूरिन मिलता है हमारे पास। उसके अलावा स्वेलिंग, स्वेलिंग आपके पास रिलेट करती है अडीमा को, क्योंकि जब अडीमा होगा थर्ड स्पेसिस में फ्लूइड एकोमुलेट होगा। इसके अलावा हमारे पास फैटीग, फैटीग ड्यू टू यूरीमिया, और फर्दर हमारे पास प्रोटीन यूरिया की हमने बात कर ली जो थी। स्पेसिफिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो डार्क यूरिन आता है ना, एक तो हीमाचूरिया होता है इसमें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोला कलर यूरिन जो है वो मोस्ट कॉमन इसकी फाइंडिंग होती है, कोला कलर, बहुत ब्लैक कलर का यूरिन जो होता है वो पेशेंट आपके पास इसमें करता है। अब हमारे पास इसकी इस डिजीज से रिलेटेड जो बातें हैं मैं वो आपको ये बतानी थी हमारे पास कि ये स्पेसिफिक है कि ये आफ्टर 2 वीक्स होगा, ठीक हो गया। नेफ्रेटिक सिंड्रोम जो होंगे उसको प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे। अब जब ये सारी कंडीशन आ गई तो हमारे पास हमें किस तरह से पता चलता है कि ये जो आपके पास डिजीज है ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो हम बायोप्सी करते हैं, ठीक है। बायोप्सी पे हमें पता चलता है कि हमारे पास ये कौन सी डिजीज है। तो बायोप्सी पे सबसे पहली बात जो हमें पता चली वो हमें ये पता चली कि हाइपर सेलुलैरिटी, हाइपर सेलुलैरिटी, हाइपर सेलुलैरिटी जैसे मैं ऊपर बता चुका हूं कि आपके पास न्यूट्रोफिल्स, मेसेंजियल सेल्स, मोनोसाइट्स, वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, वो इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ये जो आपके पास बैक्टीरिया होता है ना, इसका जो वायरुलेंस फैक्टर है एम प्रोटीन जो होता है ना, एम प्रोटीन वायरुलेंस फैक्टर, इसके खिलाफ क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज बना देती है, ठीक है। और ये दोनों एम प्रोटीन और प्लस एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी हमारे पास ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स। और दीज इम्यून कॉम्प्लेक्स सर्कुलेट इन द ब्लड एंड देन डिपॉजिट इन द एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये आपके पास घूमेंगे, सर्कुलेट
करेंगे, सर्कुलेट करते करते होगा कुछ इस तरह से कि जाके ये आपके पास यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, यहाँ पे जाके इनकी डेपोजिशन हो जाएगी। जब यहाँ पे इनकी डेपोजिशन हो जाएगी तो हमारे पास ये फर्दर क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं बॉडी में। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाती है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होने के बाद फर्दर हमारे पास मोनोसाइट्स में आपके पास न्यूट्रोफिल्स सारे के सारे जो होंगे वो आपके पास इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी इसकी पैथोजेंसिस। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये सारी बातें जब हुई तो इसके बाद हमें देखने को क्या मिलता है। तो 3 फाइंडिंग थी। कल हमने कहा था कि हम बायोप्सी पे 3 फाइंडिंग करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि हम लाइट माइक्रोस्कोप पे फाइंडिंग करते हैं बायोप्सी का जो भी हमारे पास सैंपल होता है। उसके अलावा इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक, ये भी हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि ये क्या होता है। और तीसरे नंबर पे हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये 3 हमारे पास टेस्ट होते हैं। इन पे डिफरेंट डिफरेंट हम सैंपल्स को चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सबसे पहले जो हमारे पास जो पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप पे अगर आप देखें तो हमारे पास हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे आपके पास ये देखें कितने सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, बंडल ऑफ, ये आपके पास बहुत ज्यादा सेल्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट साइन फॉर द, क्या है कि ये क्या बता रहे हैं हमारे पास, हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई। हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई कि यहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलाई में बहुत से जो आपके पास इम्यून सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन हो चुकी है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलाई जो होगी वो फुल ऑफ इम्यून सेल्स हमें नजर आएगी। फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे जब हमने देखा तो यहाँ पे हमें ग्रेनुलर अपीयरेंस नजर आई। क्यों नजर आई हमें, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे हमें कंफर्म तभी होता है कि जब हमें पता चलता है कि वहां पे कोई आपके पास क्या है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट है। तो उसके अगेंस्ट जब हमने एंटीबॉडीज बॉडी में इंजेक्ट की, ठीक है, टेस्ट किया, ठीक हो गया। इंजेक्ट बॉडी में नहीं की, मतलब कि जब अब बायोप्सी पे हमने उसके ऊपर एंटीबॉडीज डाली तो वो हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंट पिक्चर देती हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रेजेंस हो गया कि इस पेशेंट की जो हमारे पास किडनी है उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिट हुए, जिनमें मोस्ट कॉमनली हमारे पास आईजीएम एंड आल्सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट भी है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में C3 प्रोटीन जो है वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये आपके पास ग्रेनुलर पिक्चर नजर आ रही है आपको, ये देखें ग्रेनुलर अपीयरेंस नजर आ रही है। ठीक है, दिस इज द ग्रेनुलर हम्पी बम्पी अपीयरेंस इसको बोलते हैं। ठीक हो गया। तो दिस इज द हम्पी बम्पी ग्रेनुलर अपीयरेंस ऑफ द इम्यूनोफ्लोरेसेंस फॉर द पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, फर्दर हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर पे जब हमने देखा तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें, दिस इज द एंडोथेलियल सेल्स, ये एंडोथेलियल सेल है। ठीक है, एंडोथेलियल सेल के बाद हमारे पास ये भी एंडोथेलियल सेल बने हुए हैं। फिर फर्दर हमारे पास क्या आ गई, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। और फिर आपके पास क्या था, दिस इज द पोडोसाइट्स। ठीक है, तो पोडोसाइट्स हमारे पास एपिथेलियम होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब एपिथेलियम, ये आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्स हम्प बना हुआ है। ये आपके पास जो जितना डार्क एरिया है ना, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स हम्प्स है बिटवीन द हमारे पास पोडोसाइट्स और आपके पास जो है ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके दरमियान इम्यून कॉम्प्लेक्स हम्प बिटवीन पोडोसाइट एंड ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। तो ये हमें कुछ इस तरह से फाइंडिंग देखने को मिलती है। ठीक हो गया। और ये जो आपके पास डिजीज होती है, ये मोस्ट कॉमनली किन में पाई जाती है, हमारे पास चिल्ड्रन में ज्यादातर होती है, चिल्ड्रन में। ठीक है, फर्दर हमारे पास ये आपके पास जो चिल्ड्रन में होगी तो ये आपके पास इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है ना वो आपके पास गुड नहीं होती। मतलब अगर बच्चों में है तो ट्रीटमेंट इसकी पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है ट्रीटमेंट के लिए। हमारे पास 2 और डिजीजेज हैं जो कि चिल्ड्रन में होती हैं। पोस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, जैसे इसमें फेरेंजाइटिस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है। तो और एक डिजीज थी जो कल हमने पढ़ी थी हमारे पास, मिनिमल चेंज डिजीज। ठीक है, उसके अलावा आज हमने पढ़ ली पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और एक और डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं IgA नेफ्रोपैथी। तो इन तीनों में हमारे पास ये कॉमन चीज है कि तीनों में हमारे पास क्या होगा, पोस्ट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। इसमें भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है और इसमें भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है पहले, लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या होती है कि डिजीज होती है। लेकिन अगर मिनिमल चेंज डिजीज है तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के बाद क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक नहीं होगा, हीमाचूरिया नहीं आएगा। ठीक हो गया, प्रोटीन यूरिया एक्सेस में मिलेगा। अगर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो फिर होगा नेफ्रिटिस हेमाचूरिया के साथ। और IgA नेफ्रोपैथी भी आपके पास पोस्ट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है, लेकिन इसका जो टाइम स्पेन है वो आपके पास आफ्टर डेज होगा, आफ्टर डेज। ठीक है,
जैसे कि हमने बात की कि नेफ्रिटिक सिंड्रोम आपके पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आफ्टर 2 वीक्स होता है ना, तो ये 2 हफ्तों के बाद आपके पास सिम्टम्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन आईजीए नेफ्रोपैथी में क्या होगा कि आफ्टर डेज, कुछ दिनों के बाद ही आपको पता चल जाएगा, जो पेशेंट होगा वो सवेर आपके पास हीमाचूरिया के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास होगी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक हो गया, ये डिजीज हमारे पास, तो ये जो हमारे पास डिजीज होती है ना, इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत पुअर है। ठीक है, पुअर क्यों है हमारे पास, क्योंकि अगर ये डिजीज हो गई तो ये आपके पास एंड स्टेज पे ले जाएगी पेशेंट को। बाद में इसकी जो ट्रीटमेंट है वो आपके पास बहुत ही कम होती है, कि ये आपके पास किडनी को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। और इसका दूसरा नाम है कि इसको क्या कहा जाता है, इसको क्रीसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है। क्रीसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्रीसेंट इसको क्यों कहा जाएगा, यहाँ पे अगर आप किडनी देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमें नजर आ रहा है, क्रीसेंट शेप नजर आ रही है, कि ये जो इतना पार्ट है ना, ये बाकी से रहता है, ये वाला पार्ट जो है। ठीक है, ये आपको मिडिल पार्ट जो है वो कुछ और तरह से है, लेकिन आपके पास ये जो पेरिफेरल में जितना पार्ट है वो आपको वाइट पिंक नजर आ रहा है। इसमें भी आप अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये इतनी जो किडनी है, ये जो आपके पास किडनी है, ये भी क्रीसेंट शेप की बन चुकी है। ठीक हो गया, तो इस वजह से इसको क्रीसेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है। ठीक है जी, इसकी जो काजेज हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काजेज हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि उसमें आपके पास कौन कौन सी इन्वॉल्वमेंट है। अगर ये आपके पास, अगर आप ये पिक्चर देखें ना, तो ये भी लाइट माइक्रोस्कोप की पिक्चर है। तो यहाँ पे अगर इतनी किडनी को हम देखें तो ये हमें क्रीसेंट नजर आ रही है, इतनी किडनी जो है। ठीक है, ये वाली, और दरमियान में आपके पास कुछ जो किडनी की मॉर्फोलॉजी है वो कुछ और तरह से है। अब ये जो डिजीज होगी रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है रैपिडली है, बहुत ज्यादा जल्दी आपके पास इसका क्विक ऑनसेट होगा, रैपिड ऑनसेट होगा। ठीक हो गया, और रैपिड ऑनसेट के बाद ये आपके पास पेशेंट को ले जाएगी एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ, कि किडनी फेल हो जाएगी फौरी तौर पे। और आपके पास इसमें जो जनरलाइज सिम्टम आते हैं वो ये होता है कि पेशेंट जो होता है वो फटीग और एनोरेक्सिया के साथ मिलता है, क्योंकि बहुत जल्दी आपके पास जो किडनी होंगी वो डैमेज हो जाएंगी, बॉडी में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इस सारी बात को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे ये जो क्रीसेंट बनता है ना, ये क्रीसेंट जिसकी फॉर्मेशन होती है, तो क्रीसेंट आपके पास उसकी फॉर्मेशन में जो जो कंपोनेंट होते हैं उनको पहले हम डिस्कस करते हैं। क्रीसेंट फॉर्मेशन, ठीक है, और उसकी जो कंपोजिशन है उसमें क्या, कौन कौन से सेल होंगे। सबसे पहले उसमें आपके पास होगी प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, फर्दर हमारे पास फाइब्रिन, फाइब्रिन मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस। ठीक हो गया, तो ये आपके पास मेनली सेल्स पाए जाते हैं। अब होगा कुछ इस तरह से, हम काजेस को डिस्कस करते हैं कि जब भी आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डैमेज होती है तो इतना सवेयरली डैमेज होता है कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स के अंदर हमारे पास जो इंट्रा सेलुलरली फाइब्रिन होता है ना, वो आपके पास बाहर आ जाता है और वो बोमेन में डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपके पास जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, मोस्टली एल्ब्यूमिन, वो भी आपके पास क्या होगी कि किडनी के बोमेन स्पेस में डेपोजिट होना शुरू हो जाएगी। फर्दर मैक्रोफेजेस भी आके इसमें एडिशन करते हैं। तो ये क्रीसेंट फॉर्मेशन में मेनली आपके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पैराइटल सेल्स की प्रोलिफरेशन भी होती है, तो लेकिन मेनली आपके पास ये होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी कॉजेज क्या क्या हैं। तो अगर हम इसकी कॉजेज की बात करें तो हम इसकी कॉजेज को सबसे पहले जब हमने देखा कि आपके पास सिम्टम्स है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। हमें बात पे पता चल गया, सिम्टम्स हमारे पास फौरी तौर पे क्या आते हैं, फौरी तौर पे फटीग और एनोरेक्सिया, फटीग एनोरेक्सिया। ठीक है, और फर्दर हमारे पास हीमाचूरिया, हीमाचूरिया। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ओलिगयूरिया, ओलिगयूरिया। ये सारे सिम्टम्स जब हमें आना शुरू हुए तो फिर हमने क्या किया कि हम इसके गए यूरिन के ऊपर। ठीक हो गया, तो यूरिन पे भी हमें कंफर्म हो गया। जब यूरिन पे भी हमें कंफर्म हो गया कि ये जो पेशेंट है वो नेफ्रेटिक सिंड्रोम का है, अकेंथोसाइट्स मिले हमें, डिस्मोर्फिक रेड ब्लड सेल मिले, डिस्मोर्फिक आपके पास रेड ब्लड सेल कास्ट्स मिले। ठीक हो गया, गुच्छे मिले, तो ये कंफर्म हो गया। फिर फर्दर हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने देखना है कि आपके पास ये रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है इसकी मेन काज क्या है, कि क्यों और ये, फिर हमने करवाई रीनल बायोप्सी। ठीक है, तो रीनल बायोप्सी पे हमें कंफर्म हो गया हमारे पास ये फौरी तौर पे, पहले जो हमने टेस्ट करवाया वो हमने करवाया लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप पे हमें कंफर्म हो गया कि क्रीसेंट बना हुआ है। ठीक हो गया, तो क्रीसेंट फॉर्मेशन थी, फाइब्रिन डेपोजिट हुई पड़ी थी। फिर फर्दर हमने क्या किया कि इसकी फर्दर काजेस को हमने डिस्कस करने के लिए हमने करवाया इम्यूनोफ्लोरिसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे रीनल बायोप्सी पे आ गया जी क्रीसेंट फॉर्मेशन, क्रीसेंट फॉर्मेशन, एंड फर्दर वी विल गो फॉर द इम्यूनोफ्लोरिसेंस।
और जब हमने इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट किया तो उस पे हमारे पास हमें पता चल गया कि ये आपके पास जो होती है ये 3 टाइप की डिजीज होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास टाइप 1, फिर हमारे पास टाइप 2 और टाइप 3। जो टाइप 1 हमारे पास डिजीज होती है ना, इसको जो लीनी आपके पास जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे इसका पैटर्न था वो आपको किस तरह से नजर आया, लीनियर पैटर्न नजर आया, ठीक है। टाइप 2 का जो पैटर्न था वो ग्रैनुलर था, और आपके पास टाइप 3 जो था वो नेगेटिव था, उसको पोसी भी कहते हैं, PAUCI पोसी, या उसको नेगेटिव कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से हमें कंफर्म हो गया। अब अगर लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिल रहे हैं तो दिस इज द, आपके पास ये क्या है, ये आपके पास है गुड्स पोस्चर सिंड्रोम। गुड्स पोस्चर सिंड्रोम, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास गुड पोस्चर सिंड्रोम क्या होता है। गुड पोस्चर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास, नेफ आपके जो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन हम बनाते हैं, ये आपके पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारे पास। तो ये मेनली हमारे पास किससे बनती है, यहाँ पे ऊपर हम बना लेते हैं कि ये है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो मेनली हमारे पास ये किससे बनती है मिलके, टाइप 4 कोलेजन, ठीक है। टाइप 4 कोलेजन से मिलकर बनी होती है, और इसके नीचे कौन से सेल होते हैं हमने पढ़ा है, इसके नीचे हमारे पास होते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। तो दीज आर द पोडोसाइट्स। तो हुआ कुछ इस तरह से कि हमारे पास ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, इसकी टाइप 4 कोलेजन के अगेंस्ट हमारे पास क्या हुआ कि एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गई, ठीक हो गया। तो जब इसकी हमारे पास ये टाइप 4 कोलेजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो गई, यहाँ पे हमारे पास हम बना लेते हैं कि एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, और ये टाइप 4 कोलेजन को डैमेज कर रही है। मेनली अगर हम देखें ना तो अल्फा 3 चेन होती है, अल्फा 3 चेन इन द ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, टाइप 4 कोलेजन में अल्फा 3 चेन इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, और ये आके यहाँ पे डेपोजिट होना शुरू हो गई, ठीक हो गया, यहाँ पे आके डेपोजिट होना शुरू हो गई। तो अगर ये पैटर्न आपके पास फॉलो हो रहा है तो आप लोगों को पता होगा कि जब एंटीबॉडी आके सेल के ऊपर लगती हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 2, ठीक हो गया। तो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप रिएक्शन 2, तो जब ये कंडीशन हुई तो आपके पास यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हुआ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन हुआ, बाकी सारा काम हुआ। तो जिसके नतीजे में जो पेशेंट था वो प्रेजेंट किसके साथ किया, हीमाचूरिया के साथ। फर्दर जब बॉडी में ये कंडीशन होती है तो सिर्फ आपके पास यहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन फर्दर आपके पास जो एल्वोलाई होती हैं, एल्वोलाई की जो बेसमेंट में ब्रेन होती है ना, हमारे पास लंग्स में अगर जाएं तो उसकी जो बेसमेंट में ब्रेन है वो भी टाइप 4 कोलेजन से मिलकर बनी है, ठीक हो गया। तो अगर यहाँ पे आपके पास एंटीबॉडी बन रही है तो इसके खिलाफ भी बनेगी। तो आपके पास ये अल्फा 3 चेन इन द टाइप 4 कोलेजन प्रेजेंट इन द एल्वोलाई बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे भी ये एक्ट करेंगी। जब यहाँ पे भी आपके पास ये एक्ट करेंगी तो यहाँ पे भी डैमेज करेंगी। तो आपके पास यहाँ पे हीमाचूरिया, हीमाचूरिया, और यहाँ पे हीमोप्टाइसिस, हीमोपेटाइसिस, ठीक हो गया कि उसकी जो जब वो कफिंग कर रहा है तो कफिंग में ब्लड आ रहा है, और यहाँ पे जब वो यूरिनेट कर रहा है तो यूरिन में ब्लड आ रहा है। तो दिस इज द टाइप 1 आपके पास कौन सी, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इस पे जब हमने इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न देखा तो यहाँ पे हमें लीनियर पैटर्न नजर आया, ठीक है। लीनियर और हमारे पास ग्रेनुलर पैटर्न में क्या फर्क है, ये दोनों पिक्चर आपको नजर आ रही है ग्रीन वाली जो है, अगर आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पैटर्न है ये कुछ और तरह का है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपके पास फ्लफी पैटर्न है, ठीक है, आपके पास डिफ्यूज पैटर्न है इस तरह से पैटर्न, लेकिन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा लीनियर पैटर्न है। तो आपके पास जो गुड पोस्चर सिंड्रोम होता है ना, जो आपके पास मिलता है हीमाचूरिया एंड प्लस हीमोप्टाइसिस, तो उस पे इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे हमें लीनियर पैटर्न नजर आता है। तो ये होती है हमारे पास टाइप 1, ठीक हो गया जी। फर्दर हमारे पास नेक्स्ट हम बात करें तो ये आपके पास जो कंडीशन होगी वो यंग अडल्ट्स में देखने को मिलेगी। जो यंग अडल्ट होते हैं ना उनमें ये आपके पास, अगर कोई यंग अडल्ट है मतलब मेल, और वो हीमोपेटाइसिस और हीमाचूरिया के साथ मिल रहा है तो हमें कंफर्म हो जाएगा, मतलब 50% जो केस होता है वो आपके पास यही होता है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 1, ठीक है। फर्दर हमारे पास टाइप 2 कब होगी, टाइप 2 वही होगी कि हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और आके डेपोजिट हो रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी काजेज हैं हमारे पास, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और इसके अलावा हमारे पास अभी हमने फर्दर पढ़नी है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये दोनों जो काजेज हैं इनकी वजह से आपके पास ग्रैनुलर पैटर्न देखने को मिलता है, और ये आपके पास टाइप 2 होती है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो यहाँ से दो बातें हमें पता चली। एक तो यहाँ पे ये आप लोग देखें कि प्रोग्रेसिव
सॉरी, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर आपके पास हो रहा था, तो ये आपके पास कौन सी टाइप का रिएक्शन होता है? अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है तो ये टाइप 3 है, टाइप 3। ठीक है, और आपके पास जो डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ना, वो भी टाइप 3 का है। तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे और आके आपके पास क्या होगी कि आके डेपोजिशन उनकी हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये टाइप 2 होती है। फर्दर आपके पास रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो टाइप 3 की अगर हम बात करें, जिसमें हमें पोसी या नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न मिलता है, तो ये देखें हमारे पास ये है आपके पास बोमेन कैप्सूल। तो यहाँ पे कोई भी आपके पास जो पैटर्न है ना लीनियर है ना आपके पास ग्रैनुलर है, तो बिल्कुल नेगेटिव पैटर्न है। तो ये नेगेटिव पैटर्न हमें किस किस कंडीशन में मिलता है? हमारे पास कुछ डिजीजेज होती हैं जो कि वेस्कुलाइटिस काज करवा सकती हैं, वेस्कुलाइटिस। ठीक है, उनमें आपके पास वैगनर्स डिजीज, वैगनर्स। ठीक है, फर्दर हमारे पास जो होती है माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। ठीक है, और फर्दर हमारे पास चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम, चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिजीजेज होती हैं ना, ये सिर्फ आपके पास ये नेफ्रॉन को इन्वॉल्व नहीं करती, बल्कि इसके अलावा आपके पास क्या करवा सकती हैं, ये वेस्कुलाइटिस भी करवाती हैं। ठीक हो गया, लेकिन उसमें नेफ्रॉन के आपके पास इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलती है। तो पॉसी इस वजह से मिलती हैं क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास अगर वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस डिजीज है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें CN का साइटोप्लाज्मिक एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडी। ठीक हो गया, CN का। और बाकी जो दो होती है माइक्रोस्कोपिक और चेरिक स्ट्रॉस, ये जो आपके पास डिजीज होती है, इसमें दोनों में पी एन का हमारे पास जो एंटीबॉडीज है ना वो मिलती हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस की स्क्रीन होती है, वो वहाँ पे हमें पोसी या नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस फाइंडिंग्स मिलती हैं। ठीक हो गया, तो इस वजह से ये तीन हमारे पास डिजीजेज हैं डिफरेंट डिफरेंट जो कि इन्वॉल्व करती हैं। ठीक हो गया जी, दो हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है, हमारे पास ये है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डिफ्यूज प्रोली प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब हमारे पास ये जो डिजीज होती है ना, इसकी सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये SLE की वजह से हमारे पास ये होगी। SLE जो डिजीज होती है ना, सिस्टमैटिक ल्यूपस अरिथमेटोसिस। ठीक है, तो इसकी जो काज है SLE की वजह से हमें क्या हो सकता है, लूपस नेफ्राइटिस, लूपस नेफ्राइटिस। तो लूपस नेफ्राइटिस की भी फर्दर हमारे पास आगे 5 टाइप्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो इसकी भी हमारे पास क्या है, 5 टाइप्स हैं। अगर हम बात करें लूपस नेफ्राइटिस की, तो फर्स्ट 2 जो टाइप्स होती है ना, ये हमारे पास ये इतनी ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं होती, ठीक है, सिम्टोमेटिक नहीं होती। लेकिन जो लूपस टाइप 5 होती है, ये हमें क्या करवाती है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। और मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी कल हमने पढ़ लिया था कि ये क्या करवाती है हमारे पास, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो पीछे बच गई हमारे पास लूपस नेफ्राइटिस टाइप 3 और 4। तो अगर हम टाइप 3 की बात करें, तो दिस इज द फोकल। फोकल का क्या मतलब होगा कि ये सारी किडनी को इन्वॉल्व नहीं करती, कुछ पार्ट को इन्वॉल्व करती है। और टाइप 4 जो होती है हमारे पास लूपस नेफ्राइटिस की, ये होती है हमारे पास डिफ्यूज। ठीक है, जो मोर देन 50% नेफ्रॉन की इन्वॉल्वमेंट करवा लेगी। ठीक हो गया, उतने इतने नेफ्रॉन जो होते हैं वो आपके पास इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो यही थी इसकी मेन बात। अगर हमारे पास ये नेफ्रॉन इतने नेफ्रॉन को इन्वॉल्व कर रही है, तो इसके नतीजे में हमारे पास होगा कुछ इस तरह से कि आपकी जो वोमेन कैप्सूल का एरिया है ना, ये अगर आप लोग देख सकते हैं, तो ये आपके पास डिफ्यूजली अफेक्टेड होगा। और मोस्ट कॉमनली इसमें अगर SLE की वजह से कंडीशन हो रही है ना, तो SLE की वजह से इसमें जो फर्स्ट फाइंडिंग मिलती है ना, जब हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप पे, तो हमें लूप, हमारे पास जो कैपिलरीज लूप थिकनिंग मिलेगी। जो कैपिलरीज की हमारे पास लूप्स होते हैं ना, उनकी थिकनिंग मिलेगी किस तरह से, अगर ये जितना एरिया मैं ग्रीन से मेंशन करूंगा वो आपको थिन मिलेगा, पतला मिलेगा। ठीक है, ये आपके पास थिन है। ठीक है, ये पतला पतला एरिया, लेकिन कुछ एरिया जो होगा वो आपको थिक मिलेगा। ये आपको जो एरिया नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, थिक एरिया, मोटा मोटा एरिया। ठीक हो गया, तो ये कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन है वो आपके पास यहाँ पे थिक मिल रही है। ठीक हो गया, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज लूप थिकिंग। ठीक है, और फर्दर आपके पास वायर लूपिंग भी, इसको इस फाइंडिंग को वायर लूपिंग कहते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली SLE का जो पेशेंट होता है ना, उसमें ये हमें देखने को मिलती हैं।
लाइट माइक्रोस्कोप पे। यहाँ भी अगर आप देखें तो ये आपके पास ये पिंक पिंक आपके पास जो एरिया ये नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लूप वायरिंग, हमारे पास ये जो फाइंडिंग होती है, ठीक है। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप की अगर हमने बात कर ली है, अगर हम फर्दर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो सब एपिथीलियल, सब एंडोथीलियल, हमारे पास सब एंडोथीलियल क्या होगा? सब एंडोथीलियल यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, इसको हम अगर, तो सब एंडोथेलियल हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन होगी, एसएल ही है ना, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स आपके पास आएंगे और डेपोजिट होंगे। तो सब एंडोथेलियल ये एरिया है कि एंडोथेलियल के नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन होगी। और ये वाहद डिजीज होती है कि जिसमें हमारे पास इम्यूनोफ्लोरिसेंट पे जब हम देखते हैं ना, तो आपके पास सारे के सारे इम्यूनोलॉजिकल जो सेल्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक हो गया। मतलब एंटीबॉडीज जो होती हैं वो सारी इन्वॉल्व होंगी। कौन कौन सी? ग्रैनुलर पैटर्न तो मिलेगा, ग्रैनुलर पैटर्न ऑन द इम्यूनोफ्लोरिसेंस, ग्रैनुलर पैटर्न, तो ग्रैनुलर पैटर्न हम पहले देख देख चुके हैं कौन सा है, ये ग्रैनुलर पैटर्न है। तो इम्यूनोफ्लोरिसेंस पे हमारे पास ये पैटर्न मिलता है, लेकिन मिलेगा कब? हमारे पास IgA के लिए भी, IgM के लिए भी, IgG के लिए भी, उसके अलावा हमारे पास C3 के लिए भी, और हमारे पास C1Q। तो इन सब के लिए हमारे पास इम्यूनोफ्लोरिसेंस पे ग्रैनुलर पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। और फर्दर हमारे पास क्या है कि इसमें अगर C3 C1Q की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो आपके पास ये क्या करवा देगी? हाइपो कॉम्प्लीमेंटीमिया, कॉम्प्लीमेंटीमिया, ठीक है। तो तीन डिजीजेज होती हैं जिसमें हमें कॉम्प्लीमेंट का लेवल जो होता है वो डिक्रीज मिलता है। एक हमें डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि एसएलई की वजह से होती है। फर्दर हमारे पास जो सबसे पहले हमने पढ़ी, कौन सी पढ़ी सबसे पहले? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो इसमें भी डिक्रीज कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हमें डिक्रीज मिलेगा। और एक तीसरी डिजीज होती है जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें भी हमें कम मिलता है, ठीक है। उसको हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज है, अब आसान बात रह गई है, एलपोर्ट सिंड्रोम। एलपोर्ट सिंड्रोम, तो एलपोर्ट सिंड्रोम में होता कुछ इस तरह से है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारे पास किससे मिलके बनी है? टाइप 4 कोलेजन से मिलके बनी है, टाइप 4। तो हमारे पास अगर इसमें डिफेक्ट है, अल्ट्रेशन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिफेक्ट है, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास एलपोर्ट सिंड्रोम हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रही है? यहाँ पे आपको स्कार्स मिल रहे हैं। स्कार मतलब कि स्ट्रेचिंग मिल रही है, आपको गैप्स मिल रहे हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिनिंग हो चुकी है, वहां पे आपके पास स्पेसिस मिल रही हैं जो कि पूरी उसको कंपेटिबिलिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रही। तो ये आपके पास एलपोर्ट सिंड्रोम में होता है। लेकिन एलपोर्ट सिंड्रोम में टाइप 4 कोलेजन अगर इन्वॉल्व हो रही है तो एक तो आपके पास यहाँ पे आपको नेफ्रेटिक सिंड्रोम मिलेगा। नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अलावा आपको और कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं? आपको आई की फाइंडिंग, आई इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक हो गया। रेटिनोपैथी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस, और फर्दर आपके पास हेयर लॉस। हेयरिंग आपके पास जो ईयर की मेम्ब्रेन होती है, आई की मेम्ब्रेन होती है, और फर्दर हमारे पास जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो तीनों में डिफेक्ट आ सकता है। तो इसके साथ एक निमोनिक है, कांट सी, कांट, हमारे पास कांट पी, कांट सी एंड कांट हेयर अ बी। बी मतलब कि ना वो मक्खी को सुन सकता है, ना वो यूरिनेट कर सकता है, ना कुछ देख सकता है, ठीक। तो तीनों आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती हैं। और आपके पास जब आप लाइट माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप पे आपको क्या मिलेगा? ग्लोमेरुलस बेसमेंट स्प्लिटिंग मिलेगी। वहां पे आपको ये स्प्लिटिंग जो नजर आ रही है, ठीक हो गया। बाकी आपके पास बास्केट वेव्स अपीयरेंस नजर आएगी जब आप इसको देखेंगे लाइट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर, ठीक हो गया। फर्दर हमारे पास कौन सी जी, फर्दर अब हमने जो बात डिस्कस करनी है, ये जो हमने पहले डिस्कस की थी डिजीज, ये वाली डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक दोनों में हो सकती है, ठीक हो गया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रिटिक सिंड्रोम दोनों में हमारे पास ये हो सकती है। हमारे पास नेक्स्ट फर्दर जो डिजीज है वो है मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव, मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली ये जो हमारे पास डिजीज होती है इसकी दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास टाइप 1 और एक है हमारे पास टाइप 2, ठीक है। दो इसकी टाइप है। टाइप 1 की अगर हम बात करें तो इसकी अगर एटियोलॉजी हम देखें तो ये आपके पास मोस्ट कॉमनली इडियोपैथिक होती है, इडियोपैथिक है। लेकिन सेकेंडरी इसकी काज है, मतलब कि ये हो सकती है किस वजह से? सेकेंडरी अगर हम काज देखें तो
हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस जो है उनकी वजह से आपके पास ये जो डिजीज होती है ये हो सकती है। ठीक हो गया जी। अब इस पे इनमें हमारे पास जो डिफरेंट है वो क्या है, मोस्ट कॉमनली यहाँ पे जो डिजीज होती है ना टाइप 1 की, तो इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन होगी, और इम्यून कॉम्प्लेक्स की जो डेपोजिशन होगी वो आपके पास होगी सब एंडोथीलियल। तो ये आपके पास जो पैटर्न है, एंडोथीलियल सेल्स हैं और एंडोथीलियल्स के नीचे आपके पास ये इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन हुई पड़ी है। ठीक है, तो ये आपके पास है सब एंडोथीलियल डेपोजिशन। ठीक हो गया। और फर्दर वो आपके पास ये कहता है कि जब इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, फर्दर आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होगी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होने के बाद फर्दर ये होता है कि आपके पास यहाँ पे हाइपर सेलुलरिटी हो जाएगी। हाइपर सेलुलरिटी, सेल बहुत ज्यादा आपके पास प्रोलिफरेट होंगे। तो मोस्ट कॉमनली मेसेंजियल सेल्स जो होते हैं ना, मेसेंजियल सेल्स जो आपके पास यहाँ पे पाए जाते हैं, वो आपके पास क्या होता है कि उनकी इनफिल्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन किस तरह से होगी, इनफिल्ट्रेशन कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के आपके पास इन साइड पे ये मेसेंजियल सेल जो होंगे वो प्रोलिफरेट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये सारे मेसेंजियल सेल्स की प्रोलिफरेशन हुई पड़ी है। तो जब आपके पास यहाँ पे इस तरह से हमें देखने को मिलता है, तो लाइट माइक्रोस्कोप पे हमें जो पिक्चर नजर आती है, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस नजर आती है कि यहाँ पे आपके पास अगर ट्रैक है, एक ट्रैक बना हुआ है, तो ट्रैक के दरमियान में हमें आपके पास जो है अब नॉर्मल फाइंडिंग मिल रही है, तो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान में आपके पास क्या डेपोजिट हुए पड़े हैं, मेसेंजियल सेल्स। ठीक हो गया। तो ये आपको देखने को मिलती है। अगर आपके पास मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें, तो ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ये नॉर्मल है, नॉर्मल बोमेन कैप्सूल। और ये जो आपके पास है ये एबनॉर्मल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो मेम्ब्रेन है वो प्रोलिफरेट हो चुकी है। ठीक हो गया। और हाइपर सेलुलरिटी भी आपको नजर आ रही होगी। ठीक हो गया। तो ये एबनॉर्मल है। इस तरह से हमें लाइट माइक्रोस्कोप पे और नजर आता है। फिर टाइप 1 पे जब हमने देखा तो मोर आपके पास हमने स्पेसिफिकली देखा तो टैम ट्रैक अपीयरेंस जो थी वो भी हमें नजर आई। ठीक हो गया, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन ऑफ द मेसेंजियल सेल्स। तो ये बात होगी टाइप 1 हमारे पास जो डिजीज होती है ना उससे रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि टाइप 2 से रिलेटेड। तो टाइप 2 में हमारे पास क्या होता है, टाइप 2 को दूसरा नाम उसने ये भी कहा गया कि इसको डेंस डिपॉजिट डिजीज कहते हैं, डेंस डिपॉजिट डिजीज। ठीक है। और इसकी अगर हम पैथोजेंसिस की बात करें, तो पैथोजेंसिस इसकी कुछ इस तरह से है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है ना वो इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और ये जो आपके पास डिजीज होती है वो मोस्ट कॉमनली बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व करती है। एक तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होगी, और दूसरे नंबर पे ये ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व करती है। ठीक है। और ये जो आपके पास डिजीज होती है ये ज्यादातर होगी चिल्ड्रन में। अब ये किस तरह से इन्वॉल्व करती है, ये सारी बातें हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक नेफ्रिटिक फैक्टर जो होता है ना वो प्रोड्यूस होता है, नेफ्रिटिक फैक्टर। नेफ्रिटिक फैक्टर, तो नेफ्रिटिक फैक्टर हमारे पास क्या होगा ये देख सकते हैं कि आपके पास आईजीजी एंटीबॉडी है जो कि नेफ्रिटिक फैक्टर का काम करेगी। अगर हम नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात करें, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में के लिए हमारे पास हमने पढ़ा था जब इम्यूनोलॉजी, तो हमने कहा था कि C3 को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास C3A और C3B बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक इंजाइम चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं C3 कन्वर्टेज। कन्वर्टेज। ठीक है। तो ये जो नेफ्रिटिक फैक्टर होगा ये आपके पास क्या प्रोवाइड करेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा। ये नेफ्रिटिक फैक्टर है, और नेफ्रिटिक फैक्टर हमारे पास इसको C3 कन्वर्टेज को एक्टिवेट करता है, कर देता है। जब ये एक्टिवेट करता है तो बॉडी में हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है ना उसकी एक्टिवेशन बढ़ जाती है। तो जब इसकी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन बढ़ जाएगी तो ये आपके पास क्या होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा, और ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये आपके पास डैमेज करना शुरू करेगा। ठीक हो गया मेनली। और इसको डेंस डिपॉजिट डिजीज इस वजह से कहा जाता है कि हमारे पास जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो थी वो हमें कुछ इस तरह से नजर आई। ये देखें कितनी डार्क नजर आ रही है। डार्क इस वजह से क्योंकि हमारे पास C3A C3B आपके पास जो थे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वो आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन को जो है वो डैमेज कर रहे हैं। और फर्दर अगर ये कंडीशन हो रही है तो बॉडी में हाइपो कॉम्प्लीमेंटीमिया मिलेगा, कॉम्प्लीमेंटीमिया। ठीक है। 3 डिजीजेज हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो डिक्रीज मिलता है। ठीक है, 3 डिजीजें जो आपके पास हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस,
पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इन तीनों में हमारे पास हाइपोकॉम्प्लीमेंटेमिया मिलता है, ठीक हो गया। और कौन कौन सी डिजीज हैं जो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आपके पास वो हो सकता है फर्दर आपके पास टाइप 2। तो सबसे पहले पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये दोनों रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आपके पास ये कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक हो गया। और अगर ये हो गया तो फिर आपके पास एंड स्टेज रीनल डिजीज हो जाएगी और पेशेंट जो होगा वो डेथ की तरफ चला जाएगा। एक आखिरी डिजीज रह गई हमारे पास, IgA नेफ्रोपैथी। IgA नेफ्रोपैथी, तो IgA नेफ्रोपैथी हमारे पास जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि IgA, तो IgA की ओवर प्रोडक्शन क्यों हो सकती है? कोई भी अगर हमारे पास GIT, ठीक है, या हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिकोजा होता है, मिकोजा में कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है हमारे पास? IgA। तो IgA की प्रोडक्शन जो होगी वो बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन हुआ है GIT से रिलेटेड या हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, तो इन दोनों कंडीशन में IgA की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अगर IgA की प्रोडक्शन बढ़ गई है तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ IgA आपके पास ये क्या करेगी, फिर आपके पास आके किडनी को इन्वॉल्व करेगी। और किडनी में हमारे पास अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन में भी हमारे पास बोमेन कैप्सूल, तो बोमेन कैप्सूल में भी अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा कि ये आके हमारे पास जो एंडोथीलियल सेल्स हैं और जो मेजिंजियल सेल हैं, मेजिंजियल सेल की प्रोलिफरेशन को बढ़ा देती है, मेजिंजियल सेल की प्रोलिफरेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी बात अहम ये है कि नॉर्मली IgA एंटीबॉडी जो होती है ना, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करती, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन इस डिजीज में हमारे पास अल्टरनेटिव और लेसिथिन पाथवे जो होता है ना, वो आपके पास लेसिथिन प्लस अल्टरनेटिव पाथवे जो होगा वो IgA जो होगी उसको एक्टिवेट कर देगी। और इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि किडनी आपके पास इसमें फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट हिमाचूरिया, हिमाचूरिया, ठीक हो गया, चिल्ड्रन में है, बच्चों में है, ठीक है। और आपके पास फर्दर ये होगा फ्रीक्वेंट हिमाचूरिया, ये डिजीज हमें पता चल गया, कन्फर्म हो गया। और आफ्टर डेज, वीक्स नहीं होगा, आफ्टर सम डेज होगा। इसके साथ हमारे पास एक रिलेट है हिनोश शिनोल शिनोल परपरा, हिनोश शिलोन परपरा। ये हमारे पास क्या डिजीज होती है कि इसमें एक ट्राइएड मिलता है हमारे पास। ट्राइएड की अगर हम बात करें तो बटेक्स एंड लोअर लेग परपरा, ठीक है, वेस्कुलाइटिस डिजीज है ये। उसके अलावा हमारे पास इसमें क्या मिलेगा, आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स पेन और एब्डोमिनल पेन। तो ये तीन कंडीशन हमें इसमें देखने को मिलती हैं। और साथ वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस, और जब हम इसको बायोप्सी पे देखेंगे तो इसमें IgA एंटीबॉडी जो होंगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी। तो ये भी आपके पास काज होती है IgA नेफ्रोपैथी की। तो बाकियों से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि आफ्टर डेज होगा, ठीक है, चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करेगा। और इसके अलावा हमारे पास अगर जब हम देखते हैं, जब हमने लाइट माइक्रोस्कोप पे देखा तो लाइट माइक्रोस्कोप पे मेसेंजियल प्रोलिफरेशन नजर आती है, ठीक है। और आपके पास इम्यूनोफ्लोरिसेंस, इम्यूनोफ्लोरिसेंस पे सिर्फ और सिर्फ IgA, जब हम बाहर से इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डालेंगे तो आपके पास जो मेसेंजियल आपके पास इम्यूनोफ्लोरिसेंस पैटर्न फिर मिलेगा, IgA बेस्ड इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डेपोजिट इन द मेसेंजियम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर हमारे पास मेसेंजियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन मिलती हैं, ठीक हो गया। तो ये मोस्ट कॉमनली मेसेंजियल सेल्स को इन्वॉल्व करती है और IgA एंटीबॉडी जो होगी वो इसमें इन्वॉल्व होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ तक की बात हमारे पास नेफ्रेटिक सिंड्रोम से रिलेटेड। तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम हमारे पास यहाँ पे ये है नेफ्रेटिक सिंड्रोम। सबसे पहले है इन्फेक्शियस रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। तो इसमें जो बातें अहम है जो आपको पता होनी चाहिए, आफ्टर 2 वीक्स है, ठीक हो गया, 2 हफ्तों के बाद होगा। हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई, ग्रेनुलर स्काई अपीयरेंस, लंपी बम्पी अपीयरेंस ऑन द इम्यूनोफ्लोरेसेंस, और सब एपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स हम्प्स मिलते हैं इसमें। IgA नेफ्रोपैथी जिसका दूसरा नाम बर्जर भी है, कंकरेंटली विद रेस्पिरेटरी और GIT ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि IgA जो होती है वो मिकोजल लाइनिंग में होती है। और इसके साथ रीनल पैथोलॉजी ऑफ IgA वेस्कुलाइटिस, हिनोश शिलोन परपरा, HSP इसमें भी हो सकता है। मेसेंजियल प्रोलिफरेशन, IgA बेस्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन इन द मेसेंजियल, ठीक हो गया। रैपिडली प्रोग्रेसिव, इसको क्रीसेंट भी कहा जाता है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा अगर गुड पोस्चर सिंड्रोम है। तो गुड पोस्चर सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे पास कि ये ग्रेनुलोमेटस पोलियंजाइटिस है या इयोसिनोफिलिक ग्रेनुलोमेटस विद पोलियंजाइटिस, इसको दूसरा नाम हमारे पास होता है आपके पास इसको बोलते हैं चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम और माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। इन तीनों कंडीशन में हमारे पास क्या मिलेगा, नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस पोसी,
नहीं मिलेगा इम्यूनोफ्लोरेसेंस। और ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस किस किस में मिलता है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो यही बातें इसके साथ अहम याद करने वाली हैं। क्रीसेंट मून शेप, क्रीसेंट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रन, फाइब्रन पे होगा प्लाज्मा प्रोटीन जिसमें C3b है, और ग्लोमेरुलर पैराइटल सेल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो होंगे ये क्रीसेंट की फॉर्मेशन में हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव मोस्ट कॉमनली एस सेल जो है वो होती है। तो आपके पास वायर लूप्स मिलती हैं, लेकिन डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑफन प्रेजेंट एज नेफ्रिटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये आपके पास जो दो डिजीज होती हैं ये नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम दोनों करवा सकती हैं। वायर लूपिंग कैपिलरी, ग्रैनुलर में आपके पास ये आपके पास ग्रैनुलर मिलेगा, लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो इसमें IgA, IgM, IgG, IC3 और C1Q सारे मिलेंगे। सब एंडोथीलियल एंड सब एपिथीलियल और इंट्रामेम्ब्रेनस भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे फाइंडिंग जो है वो मिलती है। एल्पोर्ट सिंड्रोम में टाइप 4 कोलेजन का मसला होता है और एक्स लिंक डोमिनेंट है। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो ज्यादा बॉयज में होगी। बॉयज में क्यों होगी? क्योंकि अगर एक्स वाई की बात करें तो एक्स हमारे पास किस में होता है? एक्स होता है बॉयज में। ठीक हो गया, तो एक्स लिंक डोमिनेंट है। तो कांट सी पी कांट हेयर अभी, तो ये जो पेशेंट होगा वो आपके पास ना सुन सकेगा ना देख सकेगा, और बाकी वो आपके पास दो किस्म की टाइप होती है, टाइप 1 ठीक हो गया, और उसके अलावा हमारे पास टाइप 2। टाइप 2 में C3 नेफ्रिटिक फैक्टर होता है, ऑटो एंटीबॉडी दैट स्टेबलाइज 3C3 कन्वर्टेज जो मैंने बता दिया। और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो सब एंडोथीलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन अगर है तो ये आपके पास हमें ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मिलती है टाइप 1 में। और जब आपके पास हम देखते हैं टाइप 2, तो टाइप 2 में इसको बोलते हैं डेंस डिपॉजिट डिजीज, और इसमें आपके पास क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन में डेपोजिशन हो जाती है। ठीक है, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे ग्रैनुलर पैटर्न ही मिलेगा। यहाँ पे हमने जो पहला पेज था नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक का, यहाँ पे हमने देख लिया हमारे पास हिमाचूरिया, डिक्रीज GFR, ओलिगोयूरिया, एजोटीमिया, इंक्रीज रीनिन रिलीज एंड हाइपरटेंशन। जब हमारे पास क्या होगा? हाइपरटेंशन, रीनिन रिलीज हमारे पास क्यों होगा? क्योंकि जो ब्लड है ना वो ब्लड कम जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है कि रीनिन रिलीज हो जाता है, तो फर्दर आपके पास हाइपरटेंशन काज करवा सकता है। प्रोटीन यूरिया ऑफन इन द सब नेफ्रोटिक रेंज लेस देन 3.5 ग्राम, बट इन स्वेयर केस में भी इन नेफ्रोटिक रेंज कम ही होता है। जो जो डिजीज है वो हमने कर ली है, लेकिन आपके पास नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक सिंड्रोम कॉमन की अगर हम बात करें, स्वेयर ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल इनटू यूरिन प्लस इंपेयर्ड चार्ज बैरियर, हीमाचूरिया प्लस प्रोटीन यूरिया। तो इसमें कौन कौन सी डिजीज है? डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये दोनों आपके पास आती हैं, मिक्स डिजीज में आती हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेफ्रिटिक सिंड्रोम जो था वो सारे का सारा हमारा एंड हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न दिया हुआ है कि मेसेंजियल सेल अगर आपके पास हैं तो मेसेंजियल डेपोजिशन आपके पास किस तरह से होगी? सब एंडोथीलियल डेपोजिशन। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इंट्रा मेम्ब्रेनस डेपोजिशन और सब एपिथीलियल डेपोजिशन। ठीक है जी, तो ये सारा पैटर्न उन्होंने दिया हुआ है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसको थोड़ा सा इन्होंने मैग्नीफाई करके विजुलाइज करवाया हुआ है। तो ये था हमारे पास सारा। यहाँ पे अगर ये पहली बात देखें तो हमारे पास ये क्या है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, और यहाँ पे हम्पी बम्पी अपीयरेंस नजर आ रही है हमें। ये जो आपके पास डिजीज है, ये जो डिजीज है हमारे पास ये क्या है? इसमें क्रीसेंट शेप बने हुए हैं। ठीक है, क्रीसेंट बना हुआ है, और फर्दर हमारे पास ये क्या? लूप वायरिंग नजर आ रही है हमें। ठीक है जी, और यहाँ पे ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस जो है कुछ वो हमें नजर आ रही है। ठीक है, ई की अगर हम बात करें, बिल्कुल ये ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस जो है वो हमें इसमें नजर आ रही है।